नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। तो बहुत दिनों से ये सेशंस छूट गया था। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ये सेशंस को हम नहीं ला पा रहे थे। अब थोड़ा ठीक है तो अब इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और ये जो सेशन है इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग एक और शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है, झारखंड में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है। झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है। जैसा कि इस एग्ज़ाम में आपका झारखंड से क्वेश्चंस रहता है, इंडियन ज्योग्राफी से रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहता है। तो ये झारखंड का क्वेश्चन है और पूछा है सबसे अधिक तांबा का उत्पादन झारखंड में कहाँ होता है। तो ऑप्शन है आपके पास धनबाद, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम या फिर रांची। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कहाँ होता है, पूर्वी सिंहभूम में। तो जो पूर्वी सिंहभूम में एक क्षेत्र है घाटशिला, ठीक है, जो कि जमशेदपुर के पास स्थित है। तो इसी पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला वाला जो क्षेत्र है इसमें तांबा का उत्पादन किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा घाटशिला जो है जमशेदपुर में वो पूर्वी सिंहभूम का पार्ट है और वहाँ पर तांबे का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट ऑप्शन, भील आदिवासी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रहते हैं। जो भील जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इसका निवास स्थान पूछा है। तो झारखंड है, सिक्किम है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र। जो भील जनजाति है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। केवल ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम भारत में भील जनजाति की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा भील जनजाति मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, फिर राजस्थान और लास्ट में है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र से भी ज़्यादा भीलों की जनसंख्या राजस्थान में है और राजस्थान से भी अधिक जनसंख्या गुजरात में है और गुजरात से भी अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या भारत के मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है। यानी बौद्ध लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक भारत के किस राज्य में है। तो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है भारत में, ठीक है। भारत जो महाराष्ट्र है भारत का सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी वाला राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रति 100 मीटर औसत पर्यावरण पतन दर क्या है। एवरेज इन्वायरमेंट लैप्स रेट क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 0.6 डिग्री सेल्सियस औसत पर्यावरण पतन दर होता है प्रति 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रों के आर्थिक विकास के चरण में तीसरा चरण कौन सा है। अब जो रोस्टो का इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है, उसमें जो स्टेजेस दिए हैं रोस्टो ने, उसमें जो थर्ड स्टेज है वो कौन सा है। तो एक है उड़ान यानी टेक ऑफ, बी है परिपक्वता की ओर जाए यानी ड्राइव टू मैच्योरिटी, सी है उच्च जन खपत का दौर और डी है उड़ान यानी टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्तें। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ान टेक ऑफ। तो रोस्टो का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है उसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। जितने भी
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल्स दिए गए हैं, यानी आर्थिक विकास के जितने भी मॉडल्स अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं उन सारे मॉडलों में से रोस्टोव का आर्थिक विकास का मॉडल प्रमुख है। ठीक है, यानी जो रोस्टोव का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है वो एक प्रमुख मॉडल के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1960 में अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉल्ट व्हिटमैन रोस्टो, इनका पूरा नाम वॉल्ट व्हिटमैन रोस्टो द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कौन सा? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। तो इस मॉडल में आर्थिक विकास के बुनियादी चरणों को बताया गया है, यानी कोई भी देश के जो आर्थिक विकास का स्टेज होता है उस स्टेज को रोस्टो ने 5 चरणों में बताया। तो पहला जो स्टेज है वो है पारंपरिक समाज, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है, जिसमें लोग रूढ़िवादी सोच, नैरो माइंडेड सोच रखने वाले लोग रहते हैं और ये पूरा पर्यावरण पर निर्भर लोग होते हैं। ठीक है, दूसरा है टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्त, यानी कोई भी सोसाइटी जब डेवलप करता है, जब उसके अंदर विकास की एक दौर जब शुरू होता है तो विकास के दौर शुरू होने से पहले जो अवस्था होती है उसको रोस्टो ने एक स्टेज माना है, यानी टेक ऑफ से पूर्व की एक जो स्टेज होता है वो। तीसरा है टेक ऑफ, यानी पूरी तरीके से अब ये जो क्षेत्र है, देश है, ये विकास के रास्ते पे चल पड़ा है, टेक ऑफ कर चुका है वहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट है परिपक्वता के लिए ड्राइव, यानी जो मैच्योरिटी है वो आ जाता है, समझ आ जाती है देश के अंदर। उसके बाद है उच्च जन उपभोग की आयु। यही 5 स्टेज है जिसको रोस्टो ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल में दिया है और उसमें पूछा था तीसरा, तो तीसरा स्टेज क्या हो जाएगा? टेक ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी आरेख का उदाहरण है, यानी 1 डायमेंशनल जो आरेख है उसका एग्जाम्पल पूछा है। लाइन ग्राफ, आयताकार आरेख, ब्लॉक पाइल्स और सर्कुलर ग्राफ। तो इसमें लाइन ग्राफ जो होता है, ठीक है, कौन सा? लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ 1 डायमेंशनल होता है। आयताकार जो होता है ये 2D 3D जो भी आप होता है वो ब्लॉक भी ऐसी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइन ग्राफ जो है वो 1 डायमेंशनल है। अगला क्वेश्चन है भू संतुलन की अवधारणा किसने दी? ठीक है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। केपलर है, इमैनुअल कांट है, जॉर्ज एरी है और प्राट है और एफ बी टेलर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपको भी पता चल गया होगा क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो एरी और प्राट है इन्होंने ही भू संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया था। हालांकि अब यहाँ कुछ डिटेल देख लेते हैं। जो भू संतुलन शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम डट्टन महोदय ने 1889 में किया था। ठीक है, जो भू संतुलन है आइसोस्टेसिस वर्ड है, ठीक है, इसका जो यूज है सबसे पहले डट्टन महोदय ने 1889 में किया था। लेकिन इस अवधारणा का विकास, यानी जो आइसोस्टेसी है, भू संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका विकास 1850 में एरी और प्राट द्वारा किया गया था। बड़े पैमाने पर इसको, बृहद पैमाने पर इसको डट्टन महोदय ने 1889 में किया, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट है वो 1850 में ही हो चुका था। ठीक है, 1850 में जब हुआ था तो उस समय ये भू संतुलन शब्द नहीं दिया गया था। तो ये इस जो भू संतुलन से संबंधित जो थॉट है, इस थॉट का विकास 1850 में ही हो जाता है, लेकिन इस थॉट के लिए पर्टिकुलर जो वर्ड दिया गया भू संतुलन, इस वर्ड को सबसे पहले डट्टन ने 1889 में दिया था, इसके बाद 1850 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो ऑप्शन नंबर सी का इसका करेक्ट आंसर है रेगर मिट्टी। जो रेगुर मिट्टी होता है
ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है। तो कपास की उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और इस काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। और ये जो काली मिट्टी है, इसको स्व जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, सेल्फ प्लकिंग सॉइल भी इसको कहा जाता है। क्योंकि जब ये मिट्टी जब जिस क्षेत्र में पाई जाती है, उस क्षेत्र में जब गर्मी पड़ती है, इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। क्रैक डेवलप हो जाते हैं यानी दरार पड़ जाता है, और जब बारिश होती है तो ये दरार फिर अपने से ही स्वतः मिल जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ब्लैक सॉइल में, सूखने के बाद दरार और बारिश होने के बाद फिर ये खुद से फिर से मिल जाती है। ये प्रोसेस के कारण ही इसको हम लोग स्व जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, यानी खुद से इसमें इस मिट्टी की जुताई हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता के द्वारा सबसे पहले पर्यावरणीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरणीय भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, के हेवियट और एफ के हैरे, डी एस बोटकिन तथा ई ए केलर, इमैनुअल कांट, या जी एल गैले, या सी जे विलमोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, के हेवियट तथा एफ के हैरे। इन्होंने ही सबसे पहले पर्यावरणीय भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। पर्यावरण भूगोल मूल रूप से पर्यावरण का अध्ययन करता है। ठीक। जो पर्यावरण भूगोल है यानी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, ये इन्वायरमेंट का स्टडी करता है। ठीक। यदि ऐसा है तो इसे पर्यावरण भूगोल क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब पर्यावरण भूगोल में हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो पर्यावरण भूगोल इसको क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है। पर्यावरण का भूगोल इसको क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? तो पर्यावरण जो भूगोल है, इस शब्दावली का मानव पर्यावरण संबंधों पर अधिक जोर देती है। ठीक है। यानी जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, ये मैन एंड इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप पर ये काफ़ी फोर्स देता है, बल देता है। और के हेवियट और एफ के हैरे ने सबसे पहले पर्यावरणीय भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ओके। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, के हेवियट और एफ के हैरे पर्यावरणीय भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ओके। समलवन रेखा किस वितरण को दिखाती है? मेघाच्छादन, दबाव, खारापन, या तापमान? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। समलवन यानी जिसमें लवणता, जिस रेखा में लवणता की बात की जाए यानी खारेपन की बात की जाए, वो समलवन रेखा के वितरण को दर्शाता है। ठीक। मानचित्र पर वह रेखा जो महासागरों के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, उसे समलवन रेखा कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भित्ति जो सीधे एक द्वीप या महाद्वीप के किनारे से जुड़ी होती है, उसे क्या कहा जाता है? अवरोधक भित्ति, तटीय भित्ति, समतल भित्ति, या वलय भित्ति? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तटीय भित्ति। एक भित्ति जो सीधे द्वीप या महाद्वीप के किनारे से जुड़ा है। कोई द्वीप है, ठीक है, ये कोई द्वीप है और इस द्वीप से जुड़ा कोई भित्ति है यानी परवाल भित्ति, तो ये तटीय भित्ति कहलाएगा क्योंकि ये तट से नज़दीक है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर तटीय भित्ति हो जाएगा। परवाल भित्तियाँ मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, एक तटीय, एक अवरोधक और एक एटॉल। तो तटीय प्रवाल भित्तियाँ प्रवालों की ऐसी संरचना होती है जो समुद्र तल पर मुख्य भूमि के निकट या किनारे पर स्थित होती है या पाई जाती है। जो मुख्य भूमि है उसके नज़दीक अगर कोई प्रवाल भित्ति पाई जाती है तो तटीय प्रवाल भित्ति कहलाती है। ओके। नेक्स्ट है अवरोधक। इनके तथा किनारे के बीच यानी जो अवरोधक प्रवाल भित्ति होता है वो, और जो महाद्वीप का किनारे का भाग होता है वो, इसके बीच सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा लैगून होता है। ठीक है। और संसार का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलियाई ग्रेट बैरियर रीफ इसी प्रकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। यानी जो प्रवाल भित्ति होती है और जो मुख्य भूमि का जो तट होता है, इसके बीच काफ़ी लंबा एरिया यानी काफ़ी लंबा गैप होता है। ठीक है।
और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो अवरोधक भित्ति का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉल की। तो एटॉल किसी लैगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होता है। ये भित्तियाँ उथले लैगून के चारों किनारों पर अवस्थित होता है। ठीक है, यानी किसी लैगून के चारों ओर, लैगून जिसे हम बात करते हैं तो जो तट होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तो भारत का तटीय क्षेत्र के आसपास जो कटा हुआ भाग है जहाँ समुद्र का जल आसानी से प्रवेश कर जाता है, जो झील के रूप में होता है, वो लैगून कहलाता है। तो किसी लैगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होता है, तो उसको एटॉल कहते हैं। जो लैगून घुस गया है तटीय क्षेत्र में, उसके चारों तरफ अगर प्रवाल भित्ति का उत्पत्ति हो गया है तो वो एटॉल के रूप में जाना जाता है। ओके, आज का आई होप लास्ट क्वेश्चन होगा, राजनीतिक भूगोल के जनक कौन थे? क्लाडियस टॉलमी, अरस्तु, इमैनुअल कांट या फ्रेडरिक रेटजेल? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो राजनीतिक भूगोल का जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। ओके, यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और इसे अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।